चैप्टर 33 वो मेरी किया है। एयरपोर्ट पर एक गाड़ी में लड़की बैठी हुई थी, फिर उसने टीना को फोन किया। हेलो, टीना ने फोन उठाकर कहा। मैं बोल रही हूँ। मैडम आप? टीना हैरान थी सामने से आई उस आवाज से। वेयर ही इज? उस लड़की ने पूछा। वो मैडम सर यहाँ हॉस्पिटल में नहीं है, टीना बोली। क्या बकवास कर रही हो? वो लड़की गुस्से से बोली। वो मैडम हुआ यूं कि टीना ने पूरी स्टोरी और सच सब कुछ बता दिया। उस लड़की ने फोन रख दिया। उस लड़की ने गुस्से से हाथ स्टीयरिंग पर मार दिया। उसने गुस्से से अपने आगे आए हुए बाल पीछे किए और बालों का जोड़ा बांधकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वेयरहाउस में ऋषभ उल्टे मुंह गिरा। किया काफी ज्यादा डर गई थी, वो रोए जा रही थी। सभी हंसे जा रहे थे। ये तो गया बॉस, पांडु बोला। ऋषु प्लीज उठो ना ऋषु, किया रोए जा रही थी। तभी ऋषभ पलटा। ये देख सभी हैरान थे। किया चिल्लाई, ऋषु उद्धरण चिन्ह। क्या ऋषु ऋषु लगा रखा है? ऋषभ गुस्से से बोला। ऋषभ का गुस्सा देख किया कुछ नहीं बोली, वो बस होठ भींच कर रो रही थी। अरे सॉरी यार, माफ कर दे, तुझ पर गुस्सा, बोलकर ऋषभ रुक गया। उसने ध्यान से किया को देखा, फिर अपनी जगह से खड़ा हुआ और फर्श पर बैठा हुआ सभी को देखने लगा। तुम्हारा लीडर कौन है? ऋषभ ने पूछा। मैं हूँ, दूर खड़ा कालिया बोला। क्या मुझे 5 मिनट मिल सकते हैं क्या? उसके बाद अगर सब मेरे हिसाब से ठीक रहा तो मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे दे दूंगा, ऋषभ बोला। सभी ऋषभ की बात सुनकर हैरान थे। बॉस इसकी कोई चल है? हाँ मत बोलना, चंपक बोला। हाँ बॉस, कुछ गड़बड़ लग रही, रंगीला ने कहा। बॉस ये फंसाएगा, राधिका ने कहा। सभी की बात सुनकर कालिया सोच में पड़ गया। तभी ऋषभ बोला। देखो मैं तुम सब से घिरा हुआ हूँ, कहीं नहीं जाने वाला। क्या इतना डर गए मुझसे कि 5 मिनट भी नहीं दे सकते? लीडर तो तुम अच्छे खासे लग रहे, पर सोचा नहीं था कि इतने डरपोक निकलोगे, ऋषभ बोला। ऋषभ ने कालिया की दुखती नस पर हाथ रख दिया था और बाजी ऋषभ के हाथों में ही गई। मैं और डरपोक, सुन तुझे मैं 5 नहीं 10 मिनट देता हूँ, जा कर ले जो भी बात करनी है या जो भी कुछ और करना है, बोलकर कालिया हंसने लगा। क्या बॉस इसमें भी मजा ढूंढ लिया आपने? राधिका बोली। सभी हंसने लगे। ऋषभ ये देख के थोड़ा सा किया की तरफ सरका और फिर किया के हाथों की रस्सी खोल दी। जैसे ही रस्सी खोली, किया लिपट कर ऋषभ की बाहों में आकर फुट फूट कर रोने लगी। ऋषु कहाँ थे आप? मुझे बहुत डर लग रहा था पता है, किया चुप ही नहीं हो रही थी। बस कर किया, मेरी तरफ देख प्लीज, ऋषभ ने मुश्किल से किया को खुद से अलग किया। किया ने मुश्किल से खुद का रोना कंट्रोल किया था। ये किसने किया बोल? ऋषभ ने किया अपने से थोड़ा दूर करके उसकी छाती पर हाथ रखते हुए बोला। किया नजरें झुका के चुप थी, वो कुछ नहीं बोली। क्यों? प्लीज मुझे बता, ऋषभ ने किया का चेहरा अपनी तरफ करते हुए पूछा। वो उस लड़की ने, किया बोली। पर क्यों? ऋषभ हैरानी से बोला। आखिर कोई लड़की किसी दूसरी लड़की के साथ ये सब कैसे कर सकती थी? ये तो हैवानियत थी। अब तो ऋषभ का भी डूब मरने का मन कर रहा था, क्योंकि उसने भी कभी किया के साथ यही सब किया था। बोल किया, ऋषभ ने पूछा। वो सब बोल रहे थे कि मैं मस्त दिखती हूँ, जब आपका दिल भर जाएगा तो आप मुझे चाय में से किसी मक्खी की तरह बाहर फेंक दोगे, किया आंखों में आंसू लिए बोली। उन्होंने सच बोला था है ना ऋषु? आप भी मेरे साथ यही करोगे है ना? उन्होंने कहा जब आपका दिल भर जाएगा उसके बाद वो लोग मुझे उनके पास लेकर आएंगे मेरे साथ यही सब करने के लिए। मैं बाजारों औरत ही हूँ है ना ऋषु? बोलो ना, उन्होंने सच कहा था ना? मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, शायद मैं भी उन बाजारों औरतों की तरह ही हूँ। हाँ यही सच है। क्या अपना आपा खो चुकी थी? ऋषभ को अब काफी ज्यादा दर्द होने लगा था। उसने किया को देखा। अच्छा तो तू बाजारू है? तो मुझे एक बात बता, कितने मर्दों के साथ सोई तू? बाजारों का मतलब भी पता है तुझे? ऋषभ बोला। मैं हूँ बाजारू, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ये सब किया, किया ने कहा। पता है ऋषु, मैं बहुत बुरी हूँ, लायक ही नहीं हूँ, इसीलिए मेरे साथ ये सब किया रोती हुई बोली। अगर उन्होंने तुझे गंदी या बाजारू माना तो वो उनकी गलती, तेरी नहीं। अगर पत्थर को तूने भगवान माना तो वो तेरी बंदगी थी, उनकी नहीं। अगर सोच उनकी छोटी थी तो तू नहीं थी बाजारू। अरे भगवान ने नहीं, मैंने छीना तुझे मुकद्दर से। अगर शिकायत है तो मुझसे कर, उस बेकार जमाने से नहीं। ऋषभ बोला।
तू थी है और रहेगी मेरी तबाही, अगर नहीं पसंद तो मैं नहीं जिम्मेदार। अरे अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़ देता है। तो तू किस वजह से इन सब पर भरोसा करके बैठी है, जब जानती है कि ये भी किसी साए से कम नहीं। और फरिश्ता में हूं नहीं, नहीं उजाला हूं, क्योंकि तूने ही कहा था मैं किसी शैतान से कम नहीं। बोलते हुए ऋषभ खड़ा हुआ। क्या डिसाइड किया? कालिया हंसते हुए बोला। सॉरी, प्लान में थोड़ा चेंज है, ऋषभ ने कहा। साले तुझे यही मार कर गाड़ देंगे। देख आसपास कोई नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, कालिया ने कहा। बोला था बॉस इसे मार देते हैं, साला बहुत परेशान करेगा, राधिका बोली। नाम क्या है तुम्हारा? ऋषभ ने पूछा। क्यों जानना है? राधिका बोली। तेरे 13वीं के दिन हवन करवाऊंगा तो नाम तो पता होना चाहिए ना, ऋषभ बोला। सेल मरेगा आज तू, राधिका बोली। और हाँ, नाम राधिका है, याद रखना, ऊपर पूछे किसने मारा तो बता देना, राधिका बोली। सॉरी पर आज यमलोक का शटर मेरे लिए डाउन है, आज तुम सब की बारी है, बात ऑलरेडी करा दी है, ऋषभ बोलता हुआ दीवार के आगे पैर रखा आगे बढ़ा। राधिका ने शॉटगन से फिर से फायर किया। ऋषभ ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए ताकि गोली माथे पर या गले पर या मुंह पर ना लगे। ऋषभ बोला, गलती की तूने, मैंने देखा सब तूने किया, के साथ क्या किया था, ऋषभ बोला। तभी राधिका आगे बढ़ी और फिर एक फायर किया, पर ऋषभ पर बुलेट का कोई असर ही नहीं हो रहा था, सभी हैरान थे। वो बस किया नहीं थी जिसके साथ तूने ये सब किया, उसे मारा पीटा, ऋषभ बोला। राधिका पास आकर गोली चला दी। ऋषभ को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। भले ही गोली आर पार नहीं जा रही थी, पर बुलेट की स्पीड और उसके बॉडी पर जो इम्पैक्ट था, उसे दर्द काफी हो रहा था। तो क्या थी फिर? राधिका बोली। राधिका ऋषभ के सामने खड़ी थी, उसने अपने पैर से चाकू निकाला। ऋषभ के हाथ खड़े थे, जिस वजह से उसे पता नहीं चला कि कब राधिका ने अपने हाथ में चाकू ले लिया था। राधिका ने ऋषभ को बातों में उलझाए रखा। वो मेरी किया है, ऋषभ हाथ हटाया हुआ बोला। राधिका ने चाकू वाला हाथ ऊपर ही किया था कि ऋषभ ने उसका हाथ कलाई से पकड़ लिया। ऋषभ का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया था। राधिका अचानक से चिल्लाई। सभी को उसके हाथ की हड्डियों की चरमराहट की आवाज सुनाई देने लगी थी। सभी हैरान थे। अरे ये इंसान है या राक्षस? चंपक बोला। तुझ जैसों के लिए राक्षस ही हूँ, शैतान तो मैं अपनी तबाही के लिए हूँ। ऋषभ के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। उसने जोर से राधिका के पेट में घुसा मारा। वो चिल्लाए और घुटनों के बल नीचे बैठ गई। मार इसे गोली, कालिया बोला। सभी की फटकर चार हो गई थी। रिजवान डरते हुए कपकपाते हाथों से गोलियां भरने लगा कि ऋषभ चीते की तरह फुर्ती दिखाता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने रिजवान का सर पीछे दीवार में जोर से पटक दिया। रिजवान की वही खोपड़ी खुल गई, पर ऋषभ वही नहीं रुका। रिजवान का सर बालों से पकड़ता हुआ उसने रिजवान का सर उस लंबी चौड़ी दीवार पर घसीटता हुआ आगे लेकर गया और सीधा लोहे के खंभे से भिड़ा दिया। रिजवान का माथा लगभग फट ही गया था। पांडु की तो वहीं पर मूत निकल गई। राजू ने गोली चला दी। लकीली ऋषभ की पीठ पर जा लगी। ऋषभ मुड़ा और भागता हुआ पांडु के पास गया और अपनी हाथ की ताकत से ऋषभ ने पांडु की गर्दन पकड़ ली। किया सब कुछ देखे जा रही थी, उसकी आंखों में सुकून के आंसू थे। आज उसे यकीन हो चुका था कि ऋषभ उसका पति था, जिससे उसने प्यार किया था, जिसके हाथों में किया ने अपनी इज्जत रखी थी। वो आज अनजाने में ही सही किया का गुरूर बन चुका था। वो मेरी बीवी किया ऋषभ सिंघानिया थी। ऋषभ गला फाड़ कर चिल्लाया और उल्टे सर पांडु को जमीन पर पटक दिया। उसकी गर्दन वही टूट गई। पंकज की हवाएं उड़ने लगी थी, क्योंकि ऋषभ अब उसे ही देखे जा रहा था। पंकज ने अपनी स्नाइपर उठाए और गोली चला दी, पर ऋषभ नीचे झुका और पत्थर लेकर पूरी ताकत से पंकज के माथे पर निशाना लगाकर जोर से फेंका। पंकज कोई रिएक्शन देता उसे पहले ही पत्थर ने अपना कारनामा कर दिखाया और पंकज का सर फोड़ डाला। राजू और कालिया के साथ रंगीला तीनों गोलियां चलाने लगे, पर ऋषभ ने हाथ ऊपर रखे थे। गोलियां खत्म हुई तो तीनों एक साथ ऋषभ पर टूट पड़े। ऋषभ की सनक अपनी चरम पर थी। वो ना आव देखा ना ताव देखता, पागलों की तरह तीनों को धोबी के कुत्तों की माफिक धो डाला। पर ऋषभ रुका नहीं। उसने कालिया के दोनों ही पैर बड़ी बेरहमी से तोड़ डाले कि घुटनों से खून तक निकलने लगा था। वही रंगीले की तो सोले के ठाकुर जैसी हालत कर दी। पहले एक हाथ फिर दूसरा हाथ,
ऋषभ ने बारी बारी से दोनों हाथों की हड्डियां इतनी बेरहमी से तोड़ी थी कि पूरे वेयरहाउस में रंगीला की चीखें सुनाई देने लगी थी। एक पल के लिए तो किया का दिल भी दहल उठा था। ऋषभ का इतना गुस्सा, पागलपन आज से पहले किया ने कभी नहीं देखा था। वो हैरान थी। राजू किसी तरह से वहां से भगा, पर ऋषभ ने पत्थर उठाकर जोर से मारा। वो पत्थर राजू के पैरों में जाकर लगा। राजू जमीन पर गिरा। वो उठने की कोशिश करने लगा। तभी ऋषभ ने आसपास देखा। ऋषभ की नजर एक झंग खाए लोहे की बेल पर गई। उसने वो लोहे की बेल का टुकड़ा उठाया और राजू के पास भाग कर गया। राजू खड़ा ही हुआ था कि ऋषभ ने वो लोहे की बेल राजू के पैर में घुसा दी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 4 या 5 बार यही किया और राजू के पैर में ही घुसी रहने दी। राजू चीखा चिल्लाया, पर ऋषभ को कोई रहम नहीं आया। वो मुड़कर राधिका के पास गया। किया मुश्किल से अपनी जगह से खड़ी हुई। प्लीज रुक जाओ ऋषु, किया चिल्लाई। ऋषभ उसे देखने लगा। तभी किया के चेहरे के बदलते हाव भाव से ऋषभ चौंका और मुड़ा ही था कि राधिका ने तुरंत ही फुर्ती दिखाकर चाकू सीधा ऋषभ की छाती में घुसा दिया। मर साले, राधिका बोली। आह, ऋषभ को दर्द का एहसास होने लगा। राधिका मुस्कुराने लगी। किया भागती हुई आई। ऋषभ, किया चिल्लाई। राधिका ने और चाकू मसला। वो मुस्कुराती हुई ऋषभ को ही देखे जा रही थी। छोड़ मेरे ऋषभ को, किया गुस्से से राधिका के बाल पकड़े हुए बोली। और राधिका को खींचकर ऋषभ से दूर फेंक दिया। ऋषु, किया बोली। आह, ऋषभ थोड़ा चीखा और हाथ अपने छाती पर ले जाकर रख दिया। ऋषु, में हूं ना, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करो, हम हॉस्पिटल जाते हैं। किया बोली। मैं जाने दूंगी, तब ना ये चाकू जहर वाला है। जब जहर पता होगा तभी तो एंटीडोट बनेगा। राधिका हंसने लगी। किया हैरानी से राधिका को देखने लगी। फिर ऋषभ को देखा। ऋषभ आंखें छोटी करके अभी भी चिल्लाए जा रहा था। ऋषु प्लीज रुक जाए, बस 2 मिनट, किया बोली। फिर वो राधिका के पास गई। बता इस जहर का नाम क्या है? किया ने राधिका को कस के तमाचा मारा। राधिका हैरानी से किया को देखने लगी। साली तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मरेगी? राधिका गुस्से से बोली। कि किया ने फिर से एक के बाद एक चाटों की बरसात कर दी। ऋषभ आंखें फाड़े किया को ही देखे जा रहा था। ये कहीं मुझे ही ना मार दे, ऋषभ बोला और पीछे टूटी हुई दीवार पर पिछवाड़ा टिकाए बैठ गया। बोल जहर का नाम क्या है? किया ने राधिका के पेट पर जोर से घुसा मार दिया। राधिका की चीख निकल गई, पर किया वही नहीं रुकी। उसने तो राधिका को टी शर्ट जबरदस्ती फाड़ दी, फिर ब्रा को खींचकर उतार फेंका। राधिका दोनों हाथ अपनी छाती से लगाए खड़ी थी। किया ने उसके बाल पकड़े। बोल नाम क्या है? कोई जहर नहीं था, बस डराने के लिए झूठ बोला था। साली हरनी, किया ने राधिका का सर भी दीवार में दे मारा। कसम से जोरदार नजारा है, ऋषभ बोला। तभी किया का ध्यान ऋषभ पर गया। ऋषु, किया डरी हुई भागकर ऋषभ के पास गई। वो घुटनों पर बैठकर ऋषभ को देखने लगी। प्लीज चलिए, आपको चोट लगी होगी ना? किया घबराई हुई बोली। अरे कुछ नहीं हुआ माशुकाना, ऋषभ ने बोलते हुए अपनी छाती दिखाई। वहां कोई चाकू का जख्म नहीं था। किया रोती हुई ऋषभ को हक करके फूट फूट कर रोई। ऋषभ खांसने लगा। किया ने तुरंत ही ऋषभ को खुद से दूर किया। ऋषु, आप ठीक तो हो? किया ने देखा ऋषभ के मुंह से खून निकल रहा था। दर्द बढ़ गया लगता है, साला। डॉक्टर अभिमन्यु ने सही कहा था, रिस्की था सब, ऋषभ गहरी सांस लेते हुए बोला। क्यों आए यहाँ? आपको कुछ हो जाता तो? घबराती हुई किया ने कहा। अगर वो ऐसा वैसा कुछ कर देते तो? वैसे सच बता, कुछ किया तो नहीं उन्होंने? ऋषभ ने पूछा। किया ने नामे सर हिलाया। तू भी पागल है, कामोखा डर जाती है, ऋषभ डींगे हाँकता हुआ बोला। अच्छा मैं डर जाती हूँ, किया ने कहा। और नहीं तो क्या, ऋषभ बोला। तो अभी कौन बोला था कि वो मेरी किया है? बोलो, किया ने पूछा। ऋषभ चुप था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस में ऐसे ही, बस वो। उद्धरण चिन्ह। किया ने देखा ऋषभ खकलाते हुए बोल रहा था। ऋषभ के पास कोई जवाब नहीं था। डरते हो ना मुझे खोने से? किया ऋषभ के नजदीक आकर बोली। ऐसा कुछ नहीं, तुझे ऐसा लगता है, ऋषभ बोला। झूठे, किया बोली। वो तो मैं, बोलते बोलते ऋषभ रुक गया। बोलो ना, 1 नंबर का, 2 या 3 का तो हूं ही नहीं। बोलो, किया गुस्से से बोली। मेरी जान जा रही थी और आपको मजाक लगता है ऋषु?
अगर मर जाती मैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो। किया रोने लगी थी। क्या यार, कुछ नहीं हुआ, देख मुझे, ऋषभ बोला। तभी उसे खांसी आने लगी। वापस से उसके होठों पर खून देखकर किया परेशान होकर बोली, अभी के अभी हॉस्पिटल चलो। नहीं, ऋषभ बच्चों की तरह जिद करता हुए मना कर दिया। क्या नहीं, चुपचाप चलो, किया बोली। यार तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं जाने वाला। हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लगता मुझे, प्लीज समझना, ऋषभ ने कहा। ऋषु ऐसा नहीं होता, प्लीज देखो, मैं डॉक्टर से बात करूंगी पक्का। ठीक है, जल्दी से आपका डिस्चार्ज करने के लिए बोलूंगी, किया ऋषभ के माथे पर हाथ फेरते हुए बोला। यार तू जा, मुझे नहीं आना, ऋषभ बोला। जक मार कर भी आप मेरे साथ हॉस्पिटल आओगे समझे, किया गुस्से से बोली। फिर जबरदस्ती ऋषभ का हाथ पकड़कर उठाने लगी। मुझे नहीं जाना, छोड़ मुझे। ऋषभ खड़ा हुआ पीछे जाने लगा था कि तभी उसने दरवाजे पर एक लड़की को खड़ा पाया। तू यहाँ? ऋषभ उस लड़की को देखकर हैरान था। किया को भी कुछ समझ नहीं आया, पर दिमाग तो तब हिला जब दिनों ने उस लड़की के हाथ में राधिका की शॉटगन देखी थी। आसपास सभी जान से नहीं मरे थे, पर जिंदा भी ठीक से नहीं बचे थे। ऋषभ ने सबका ढोल नहीं पर पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा ही बजा डाला था। तू कब आई? ऋषभ ने पूछा। तभी उस लड़की ने शॉटगन का निशाना ऋषभ की तरफ लगाया। ये क्या कर रही हो तुम? किया हैरानी से बोली। पुराना हिसाब चुकता कर रही हूँ, उस लड़की ने कहा। ऋषभ ने किया को धक्का दिया। किया गाड़ी से जा टकराए और उस शॉटगन की बुलेट ऋषभ की छाती से। ऋषभ वापस से दीवार की उस ओर जा गिरा, पर दर्द बर्दाश्त करने की उसकी लिमिट आ चुकी थी, वो वही बेहोश हो गया। किया हैरानी से उस लड़की को देखे जा रही थी। नाम वानी, सब कहते हैं मुझे शैतान की नानी, जो भिड़ा उसकी पलट कर रख देती हूँ कहानी। वो लड़की होठों पर मुस्कान लिए बोली। हाय गाइस, थैंक्स फॉर वेटिंग। कल रात ही अपलोड कर दिया था, पर क्या ग्लिच था कि एपिसोड दिखाई ही नहीं दिया था। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। जुनून और जिद का टकराना थोड़े एपिसोड के बाद शुरू होगा। आप देखते रहिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी ज्यादा लोग पढ़े मेरी स्टोरी को। अच्छी लगी तो शेयर एंड कमेंट लाइक। बहुत कुछ बदल जाएगा, ऐसा प्यार जो सोचा ना होगा वो सर चढ़ कर बोलेगा। चैप्टर 34। एक नंबर की ठरकी हो। रूम में सन्नाटा छाया था। ऋषभ बेड पर बेहोश था। डॉक्टर अभिमन्यु और नर्स मिलकर आईवी लाइन डाल रहे थे। किया पास में चेयर पर बैठी थी। वही टीना मिश्रा, धीरज तीनों कोने में खड़े थे। सामने काउच पर अधिराज जी और हरे कृष्णा जी चुपचाप बैठे थे। तो उनके सामने आंखों से अंगारे बरसाती वानी हाथ को बांधे हुए चुपचाप बैठी देखे जा रही थी। पुलिस ने आकर वेयरहाउस में से सभी को पकड़ लिया था और एम्बुलेंस के जरिए ऋषभ को हॉस्पिटल लाया गया था। किया ऋषभ के साथ एम्बुलेंस में आई थी, पर वो जानना चाहती थी कि वानी आखिर थी कौन और वो ऋषभ पर कैसे इतना हक जताती थी। अभी तक किया को उसके सवालों के जवाब नहीं मिले थे, तो सामने बैठे दोनों बूढ़े खौफ में वानी से नजरें चुरा रहे थे। मैं बोल रहा हूँ निकलते हैं, ये डॉक्टर है तब तक ही हमारी जान सही सलामत है। इसके जाते ही ये भूखी शेरनी की तरह दोनों को कच्चा चबा जाएगी और डकार भी नहीं मारेगी। हरे कृष्णा जी धीरे से अधिराज से बोले। हाँ सही कहा तूने, चल निकलते हैं यहाँ से, अधिराज जी ने कहा। दोनों धीरे से खड़े हुए ही थे कि सोचना भी मत, वानी अपना एक कदम आगे बढ़ाती हुई बोली। दोनों की हिम्मत वही जवाब दे गई। अधिराज और हरे कृष्णा जी दोनों वापस से काउच पर बैठ गए। अब ये दोनों? टीना धीरे से दोनों को देखती हुई बोली। हाँ अब तो सिर्फ सर ही बचा सकते हैं, धीरज बोला। पर सर तो होश में नहीं है। ये शैतान की नानी अगर किसी की बात सुनती है तो वो सिर्फ सर की बात ही सुनती है, मिश्रा ने कहा। अच्छा हुआ दोनों लेजेंड के आने से पहले ही वो सूट निकाल दिया था, नहीं तो लेने के देने पर जाते, टीना बोली। हाँ यार, खुद सर ने फर्स्ट प्रोटोटाइप पहले इस्तेमाल किया, यकीन नहीं होता, धीरज हैरानी से बोला। धीरे बोल ना, कोई सुन लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, टीना बोली। फिर आगे कहा। वैसे वो सूट कहाँ है? टीना ने पूछा। सेफली रख दिया है मैंने, धीरज बोला। कहाँ? टीना ने पूछा। वो काउच के पीछे, ब्रीफकेस में, धीरज बोला। संभालना, हाँ, अगर गलती से भी ये सूट किसी के हाथ में गया तो सिंघानिया इंडस्ट्री की तो लग ही जाएगी, मिश्रा बोला।
कोई चांस ही नहीं है, धीरज खुद पर फक्र करता हुआ बोला। ओए कोई भी तुझ जैसे के पास से ये सूट ले सकता है और तू कुछ नहीं कर पाएगा, टीना बोली। अगर किसी ने लेने की कोशिश की तो वो अपनी मौत को दावत देगा, धीरज बोला। मतलब, तीन ने पूछा। मिश्रा भी जानने के लिए मरा जा रहा था। ये ब्रीफकेस पर कैमरा है जो ऐसे ही आसानी से नहीं दिखता, मगर किसी ने चोरी की तो मुझे पता चल जाएगा। दूसरी बात, इसमें कोड लगाया हुआ है, अगर जबरदस्ती खोला तो धमाका होगा इस पूरे रूम जितना। तो सारा सूट वही खत्म हो जाएगा और किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। और तीसरी बात, इस सूट में इनबिल्ट ट्रैकर लगा है जिससे हमारी सैटेलाइट से तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये सूट कहाँ पर है, और इस ट्रैकर को कोई नहीं ढूंढ सकता जब तक इस सूट की ओरिजिनल बुलेप्रिंट और सिस्टम एक्सेस उसके पास ना हो, जो कि सिर्फ हमारे सुपर कंप्यूटर में सेव्ड है, जिसे केवल ऋषभ सिंघानिया ही ऑपरेट कर सकते हैं, वो भी अपने रेटिना स्कैन, फिर हॉर्टबीट का स्कैन और बॉडी स्कैन करवाने के बाद, धीरज बोला। सीरियसली, टीना और मिश्रा दोनों हैरान थे। डॉक्टर अभिमन्यु पास आकर बोला, मिसेज सिंघानिया, आपके पति की हालत ठीक है? पर बोलते हुए वो रुके, फिर धीरे से कहा, आपको बचाने के चक्कर में स्टिचेस खुल गए और राइट हैंड के मसल खींचे गए थे, तो मुझे उन्हें हैंड सपोर्ट पहनाना होगा करीब 2 हफ्ते के लिए, अगर ज्यादा रहा तो 1 महीना भी लग सकता है। ये उनके हीलिंग पर निर्भर करता है, मगर ध्यान रखिएगा कि वो अपने हाथों का ज्यादा इस्तेमाल ना करे, नहीं तो हाथ को ज्यादा नुकसान होगा, अभिमन्यु ने समझाते हुए कहा। थैंक यू डॉक्टर, मैं इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखूंगी, किया ने कहा। फिर डॉक्टर अभिमन्यु कुछ दवाएं लिखकर वहां से निकाल गए। ये चला गया, मायूस होते हुए हरिकृष्णा जी बोले। और अब हम भी जाएंगे, वो भी 12 के भाव में, धीरे से अधिराज जी बोले। नर्स ने दवाएं आईवी लाइन से दे दी, फिर बॉटल चढ़ाकर टाइम सेट करके बाहर निकल गई। तमाशा शुरू हो गया, टीना बोली। किया को साफ साफ टीना की बात सुनाई दी, पर उसे कुछ समझ नहीं आया, वो कंफ्यूज थी। दोनों बूढ़े आंख बंद करके चुपचाप बैठे थे। तभी, आप लोग निकलिए, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पर, वानी बरसती हुई बोली। अरे मेरी बात तो सुन वानी बेटा, हरिकृष्णा जी बोले। कुछ सुनना नहीं है, वैसे भी आप दोनों की उम्र हो गई है और कितना जिएंगे, कभी ना कभी मरेंगे ही, तो अभी हम सब मर क्रियाकर्म का खर्चा डालने से बेहतर है कि आप दोनों सीधा हरिद्वार निकल जाओ, और वहां से सीधा मानसरोवर निकल जाना, हिमालय जाकर संन्यास ले लेना। समझे? वानी जोर से बोली। अधिराज जी अपनी लाठी पकड़े चुपचाप बैठे थे। कोई लाज शर्म बची है कि नहीं? वानी बोली। अरे पर, चुप करो, वानी ने गुस्से से हरिकृष्णा को चुप करवा दिया। चुप रहे, अधिराज जी धीरे से बोले। आप चुप रहो, वानी बोली। अब तो दोनों को रोना आ रहा था। किया हैरान थी और बाकी सब भी, आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हरकृष्ण जी के सामने बोले और अधिराज जी को चुप करवा सके, पर ये लड़की तो पूरी तरह दोनों को डोमिनेट कर रही थी। इन दोनों के सामने तो खुद ऋषभ भी चुप रहे ना बेहतर समझता था। बूढ़े हो गए हो पर अभी तक अकल नहीं आई क्यों? वानी बोली। फिर आगे कहा, अगर भाई को कुछ हो जाता तो? बड़े आए सिंघानिया के करता धरता। खुद को देखा है एक पैर कब्र में लटक रहा है, फिर भी जनाब को इश्क के समुंदर में डूबते चले जाना है क्यों? वानी बोली। वानी के बोलते ही सभी हैरान थे। ये तू क्या बोल रही बेटा? हरिकृष्णा जी हकलाते हुए बोले। चुप रहो, पुष्पा आंटी से बात हुई थी मेरी 1 हफ्ते पहले, शर्म नहीं आती विधवा पर लाइन मारते हुए, 1 नंबर की ठरकी हो, वानी बोली। वानी की बात सुनकर दोनों का कलेजा मुंह में आ गया था। वही किया कि तो होश ही उड़ गए थे, तो बाकी तीनों भी दोनों दद्दू को देखकर भोचके हो गए थे। अरे ऐसा नहीं है वानी, वो तो बस इसकी दोस्त है, अधिराज जी हरिकृष्णा का बचाव करते हुए बोले। हाँ हाँ, आप ही की कमी थी, जब भी मुसीबत आती है दोनों एक दूसरे के वकील बनकर तैयार ही बैठे होते हो क्यों? वानी के बोलते ही दोनों चुप हो गए। किसी गधे को भी ये बात समझ आएगी कि जब भी ऐसा कुछ होता है तब 1 से 2 किलोमीटर का एरिया चेक करवाना पड़ता है, साथ में पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। दोनों में से कोई एक भी काम ढंग से किया? बोलो, वानी गुस्सा करते हुए बोली। दोनों चुप थे। आप लोग कल के कल सीधा हरिद्वार की यात्रा पर निकल जाओ, कुछ भी काम नहीं यहाँ आप दोनों का, वानी बोली। देख ऋषभ अभी ठीक नहीं हुआ, वो उठ जाएगा, थोड़ा शांति रख वानी, अधिराज जी बोले। चुप रहो,
सब जानती हूँ, भाई के जरिए खुद को बचाने की सोचना भी मत, वानी वॉर्न करती हुई बोली। चुप कर वानी, बहुत हुआ, पीछे से आवाज आई। सभी मुड़कर उस आवाज को देखने लगे। भाई, उद्धरण चिन्ह, ऋषु, बेटा तू उठ गया, अधिराज जी बोले। सर अब कैसे हो, टीना ने पूछा। सर सब कुछ ठीक है, फिकर नॉट, धीरज ने इशारे से सूट के बारे में बोल दिया। कितना शोर मचाती है तू, ऋषभ सर पर हाथ रखता हुआ बोला। सॉरी भाई, वो वानी बोलती उससे पहले ही ऋषभ बोल पड़ा। बस कर, बड़ों से तू अब इस तरह से बात करेगी, ऋषभ ने कहा। और आप उतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो, वानी बोली। बाद में वानी, ऋषभ सख्त आवाज में बोला। वानी चुप हो गई। बच गए, हरे कृष्णा जी बोले। दोनों दद्दू के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी। प्लीज बस करो, मुझे शांति चाहिए, और मुझे कुछ नहीं हुआ, सब घर जाओ, कल तक मैं खुद डिस्चार्ज लेकर घर आ जाऊंगा, ऋषभ बोल। ये क्या बोल रहे हो आप, किया बोली। भाई ये सही बात नहीं, कुछ दिन के लिए दूर क्या गई, आपने अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया, वानी नाराज होते हुए बोली। वानी घर जा, जो भी बार होगी अब घर आकर होगी, और आप सब भी घर जाए, मुझे शांति की जरूरत है, ऋषभ का मुंह उखड़ा हुआ सा था। सभी चुप थे। मौके का फायदा उठाकर दोनों दद्दू ऐसे गायब हुए मानो रेलवे स्टेशन से राजधानी गायब होती है। वानी गुस्से से पैर पछाड़ती वहां से सीधा घर जाने के लिए निकल गई। बस आप एक बार हॉस्पिटल से बाहर आ जाओ, फिर मैं देखती हूँ। फिलहाल तो मुझे ये पता लगाना है कि इतनी बड़ी साजिश किसकी हो सकती है। पहले तो पुलिस स्टेशन में जाकर पूछताछ करनी होगी। मैं भी तो देखूं पुलिस कहाँ तक पहुंची है, वानी गाड़ी में बैठते हुए खुद से कहती है। ऋषभ के रूम में, तुम सब अब जाओ, ऋषभ ने टीना मिश्रा और धीरज से कहा। सर ये ब्रीफकेस, धीरज ने काउच के पीछे से ब्रीफकेस निकालते हुए पूछा। वापस रख देना, ऋषभ बोला। सर कैसा था, मेरा मतलब जब सूट पहना तो कैसा फील हुआ, धीरज ने पूछा। काफी बढ़िया था, मगर काफी थका देने वाला था, इसमें पहनने वाले को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, ऋषभ बोला। अरे अच्छा है ना, आपने टेस्ट कर लिया, अब इसके दूसरे प्रोटोटाइप भी रेडी करने से और ज्यादा पता चलेगा कि गलती कहाँ पर हो रही है, धीरज बोला। वैसे सर एकदम जबरदस्त सूट था, काफी सुपरहीरो वाली फीलिंग आ रही थी। आप भी सबके सामने ऐलान कर दीजिए, वो टोनी स्टॉक की तरह। वो बोलता है ना मैं ही आयरन मैन हूँ, वैसे ही, मिश्रा मस्त मूड में आते हुए बोला। अच्छा वैसे क्या नाम रखूं अपना, ऋषभ बोला। किया और टीना दोनों ऋषभ को घूरने लगी। टीना ने सर पर हाथ रख दिया। सर आपने सूट का नाम टेम्पररी तो मैक्सिमस स्टील रखा था ना, तो उसी पर रख दो, धीरज भी बोल पड़ा। मैक्स स्टील कैसा लगेगा, ऋषभ बोला। मस्त है सर, ये सूट बॉडी की फिजिकल एबिलिटी को इम्प्रूव करता है, इसीलिए आपने मैक्सिमस रखा, और फिर स्टील इसीलिए रखा ताकि स्टील की तरह मजबूत है। ये नाम सही रहेगा, धीरज खुश होकर बोला। हाँ सर, वो टोनी स्टॉक काफी फेमस हुआ था अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से, और आपके पास भी खुद की टेक्नोलॉजी है, पूरे देश को हिलाकर रख दोगे सर, मिश्रा बोला। गए ये दोनों, टीना माथा पीटते हुए बोली। चुप रहो, ऋषभ गुस्से से बोला। वो भड़का हुआ था और इसी वजह से किया भी चौंक गई। सुपर हीरो वाली मूवी देखना बंद कर दो और काम पर ज्यादा ध्यान दो, समझे। चुपचाप इसे वापस से रिसर्च लैब में रख देना, बाद में मैं खुद डॉक्टर परिमल से बात कर लूंगा, ऋषभ बोला। आप जाओ यहाँ से, सीनियर हो, कुछ तो इज्जत करो अपनी पोस्ट की, ऋषभ काफी गुस्से में था। कोई कुछ नहीं बोला, मिश्रा और धीरज दोनों चुपके से सूटकेस लेकर नीचे के रास्ते से बाहर निकल गए। ऊपर से चोर कुटवाल को डांटे, वाह, किया ऋषभ को देखती हुई बोली। ऋषभ मुंह फेरकर दूसरी तरफ देखने लगा। इधर देखो, किया बोली। ऋषभ ने किया की तरफ मुंह फेरा। ये क्या था ऋषु, किया गरजती हुई बोली। कुछ नहीं था, ऋषभ बोला। चुप रहो, किया डांट लगाती हुई बोली। ठीक है, ऋषभ बोला। अब एक बात बोलो, ये वानी कौन है, किया ने ऋषभ के और पास बैठते हुए पूछा। ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया। साइलेंट ट्रीटमेंट मत दो मुझे, किया गुस्से से बोली। ऋषभ फिर भी चुप था और दूसरी तरफ मुंह फेर कर देखे जा रहा था। ऋषु, किया चिल्लाए, क्या है, ऋषभ ने पूछा। बताओ, किया ने कहा। ये वानी बहुत बुरी है, इससे दूर ही रहना, जब देखो तब दोनों दद्दू और मुझे हमेशा डांटती रहती है,
ऋषभ मोबाइल में गेम खेलते हुए बोला। किया ने तुरंत ही मोबाइल फोन ऋषभ के हाथ से ले लिया। मोबाइल में गेम मत खेलो, डॉक्टर ने आराम के लिए बोला था, गेम के लिए नहीं, किया बोली। तू भी उस वानी की तरह है, मैं ना भाग जाऊंगा हमेशा के लिए, तुम सब मुझे चैन से नहीं जीने देते, ऋषभ माथे पर हाथ रखता हुआ बोला। ऐसा नहीं है ऋषु, आप जल्दी से ठीक हो जाओ इसीलिए मैं मना कर रही हूँ, किया ऋषभ को समझती हुई बोली। ऋषभ कुछ नहीं बोला। मेरी आंखों के ख्वाब, दिल के अरमान हो तुम, इस दहाती की जवानी के इंतजाम हो तुमसे ही तो मैं हूँ, मेरी जिद और प्यार के अंजाम हो तुम ही से मेरा वजूद है, बेसिक में तुम्हारा जुनून और पागलपन की पहचान हूँ। किया ऋषभ का हाथ पकड़ते हुए बोली। क्या हुआ, जवाब नहीं है पति, किया धीरे से बोली। नफरत में नशा तेरे इकरार का है, इस दिल में नशा मेरे इंतकाम का है, न होश मिला मुझे मदहोश ही रहने दे, मैं खाने की कसम, मेरे इन नैनों में नशा तेरी बेवजह तकरार का है। ऋषभ ने किया को देखते हुए कहा। छुपा लूं तुझे अपनी बाहों में इस कदर कि दिल भी धड़कने की इजाजत मांगे, पागल हो जाऊं तेरे प्यार में इस कदर कि होश भी आने की इजाजत मांगे, किया नजदीक आती हुई बोली। बीवी और पास न आ जल जाएगी, ऋषभ बोला। वो लम्हा बना दो मुझे, जो जल कर भी तुम्हें रास्ता दिखा दे, वो मैं खाना ही बना दो जो प्यास बनकर भी ना बुझे, बस उस ख्यालों में सजा दो मुझे कि तुम सजदे में बैठ जाओ, बस जिद ही बना दो कि तुम जुनून बन घुटनों पर झुक जाओ। अच्छा, ऋषभ हैरानी से बोला। हाँ, किया बोली। तो मुझे घुटनों पर बिठाने का इरादा रखती हो, ऋषभ बोला। पति, अगर आपको हासिल करना आपको घुटनों पर बिठा दे तो यही सही, हासिल तो करके रहूंगी, जिद जो ठहरी, किया अजीब सी नजर लेकर ऋषभ को देखने लगी थी। सियासत से खेला हूँ, तकदीर को लात मार कर उठा हूँ, घुटनों पर आने से पहले जनाजा ही निकलेगा, नफरत हद से ज्यादा है, पास आई तो मुकद्दर ही मिट जाएगा, तू होगी जिद, मगर मैं भी जुनून का सौदागर हूँ, नफरत की इस लहरों में अकेला ही भौकाल मचाए खड़ा हूँ। ऋषभ ने पलटवार कर दिया। पति, जवाब मेरे पास पहले से ही है, इजाजत हो तो बोलूं, किया बड़ी नजाकत से बोली। बोल बोल, जैसे मेरे ना कहने पर बोलेगी ही नहीं, ऋषभ सर के पीछे अपना दाहिना हाथ रखते हुए बोला। हैंडल विथ केयर पति, अगर घुटनों पर आएगा तो सिवाय मेरे प्यार के कुछ नहीं पाएगा, अगर बात जनाजे की है तो वादा है मेरा, मौत से भी छीन कर ले आएंगी, अपनी आहोश में तुझे इस कदर मसरूफ कर जाऊंगी, प्यार किया है कोई सौदा नहीं, गलती से भी दूर जाने की बात की तो अगले 7 जन्म तुझी से प्यार निभाऊंगी, मरना मारना सभी को आता है, अरे तू तो वो भौकाल है जो दिल में आता है, मुकद्दर में तो बस तेरा नाम ही लिखा जाता है। किया मुस्कुराती हुई बोली और दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर ऋषभ को ही देखे जा रही थी। ऋषभ सोचने लगा। पागल, किया धीरे से बोली। क्या बोली? ऋषभ किया को देखकर बोला। यही किया, आप बुद्धू हो, पागल हो, किया उठी। मैं कोई पागल नहीं हूँ समझी, ऋषभ चीर गया। अच्छा, किया पास आई। ये तू क्या कर रही? ऋषभ हड़बड़ाया। देखिए हॉस्पिटल है समझी, ऋषभ मुंह फेरने लगा। किया ने ऋषभ का मुंह अपनी तरफ किया। बस देख रही थी, किया बोली। क्या? ऋषभ ने पूछा। आपको मनाना कितना आसान हो गया है नहीं? किया ने कहा। देख, पहले ही बोल रहा हूँ उस रास्ते मत जा, ऋषभ बोला। ऋषु, एक बात कहूँ, आप चाहकर भी मुझे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप मुझसे प्यार करने लगे हो, किया बेखौफ बोली। ये सच नहीं है, ऋषभ बोला। वो मेरी किया है, ऐसा कुछ तो मैंने सुना था शायद से। नहीं, किया मुस्काती बोली। ऋषभ चुप था। ऋषु, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, पूरी ताकत लगा दो, होना तो आपको मेरा ही है समझे, बोलकर किया ने ऋषभ को डिप किस कर दी। ऋषभ को अजीब लगा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि किया इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर आ जाती थी। अब तो हाल ये था कि ऋषभ का कॉन्फिडेंस हिल चुका था और हर बार किया को देखकर हिल जाता था। सो जाए, आराम कर लीजिए, मैंने प्रॉमिस किया था ना, मैं डॉक्टर से बात करके डिस्चार्ज करवा दूंगी, फिर भी थोड़ा वेट नहीं सकते, किया बोली। ऋषभ धीरे से बोला। मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ। अच्छा ठीक है, मैं कल बात कर लूंगी, आपको यहाँ से कल मैं खुद घर लेकर जाऊंगी, बस प्लीज अब तो आराम कर लो, मैं यही हूँ ना, प्लीज सो जाओ, किया वापस से अपनी जगह पर बैठी और ऋषभ को सुलाने के लिए उसके माथे पर हाथ फेरने लगी।
हॉस्पिटल के बाहर एक कार में। साला बहुत लकी है, कुछ भी करो मरता ही नहीं, एक आदमी वैन में बैठा बोला। वैन में 2 लैपटॉप थे और सामने 3 बड़ी टीवी स्क्रीन थी जिसमें हॉस्पिटल के सारे कैमरे की रिकॉर्डिंग और लाइव फुटेज दिख रही थी। बहुत सालों से इसी दिन का इंतजार किया है, प्रैक्टिस भी खूब की है, एक औरत ने उस आदमी से कहा। सुना है वो वानी भी वापस आ गई है, संभाल कर, लैपटॉप पर बैठे आदमी ने कहा। मैं अंदर जाता हूँ और देखता हूँ। ऋषभ सिंघानिया जिस फ्लो पर है उसकी फुटेज रिप्लेस कर देना ताकि पता ना चले, और रही बात वानी की तो उसे मैं खुद पर्सनली हैंडल करूंगा, वो बोला। हाँ मैंने सब सेट कर दिया है, लैपटॉप पर बैठा वो शख्स बोला। पर तुम करोगे क्या? स्नाइपर बुलेट भी उसका कुछ नहीं कर पाई, वो औरत बोली। लक्की था, हेडशॉट लिया था, पर कहाँ से वो बंदर पेड़ से नीचे टपक गया। आखिरी मौके पर निशाना सीधा छाती पर जा लगा। बाहर निकलता वो आदमी बोला। पर करने क्या वाले हो? वो लड़की फिर बोली। कुछ नहीं, बस देखना है, इतने साल हो गए, आखिरी बार इटली में मुलाकात हुई थी, अब मैं भी तो देखूं मुझसे सब कुछ छीन कर आखिर सुकून से कैसे जी रहा है ये। बाहर निकलता हुआ वो आदमी बोला। हाय फ्रेंड्स, आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। राज बहुत सारे हैं, सस्पेंस बरकरार रहेगा, चुनौतियां सर चढ़ कर बोलेगी पर आप सबको मजा उतना ही आएगा। बाल बाल ऋषभ इस आदमी से बचा था। आखिर कौन था जिसे ऋषभ ने इतनी चोट पहुंचाई थी कि उसका आर्च एनिमी बन चुका था। प्लीज देखिए आगे और मजा आएगा। चैप्टर 35 चाकू से वार। वो आदमी अंदर जाने लगा। ब्लूटूथ से सभी लोग आपस में जुड़ चुके थे। तुम्हें लगता है कि तुम इसका कुछ कर पाओगे? लैपटॉप पर बैठी लड़की बोली। नहीं जानता, पहले सिचुएशन तो देखूं फिर पता चलेगा, हॉस्पिटल की तरफ जाता हुआ वो आदमी बोला। इटली में जो भी हुआ आज तक मैं नहीं भूली, वो लड़की बोली। और ना ही मैं, दूसरा आदमी जो वैन के पीछे बैठा था वो बोला। बदला तो लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एक ही रात में उस कमीने ने हमारा पूरा साम्राज्य उखाड़ फेंका था, सेल ने सब कुछ छीन लिया, वो लड़की गुस्सा करती हुई बोली। जा रहा वो आदमी रुका फिर बोला। उसे कमीना मत बोल, वो साला कमीना कहलाने के भी लायक नहीं है। मैं वहां था जब उस रात उसने अपना असली चेहरा दिखाया था। साला आज तक मैं ठीक से सो नहीं पाया, तुझे क्या लगता है मुझे नींद की गोली क्यों खानी पड़ती है? आज भी वो रात मेरा पीछा नहीं छोड़ती। वो ऋषभ सिंघानिया ना तो इंसान है ना ही जानवर, साला शैतानों का भी शैतान है। उस आदमी की आवाज में डर साफ साफ सुनाई दे रहा था। सुना है उसने शादी कर ली है, लैपटॉप वाली लड़की के बाजू में बैठा वो आदमी बोला। साला सब दिखावा है, साला कोई बिजनेसमैन नहीं है, ये सब नाटक है नाटक। वो लड़की जिसने भी इस शैतान से शादी की है वो या तो बहुत ही ज्यादा जिगर वाली है या तो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ है, हॉस्पिटल के बाहर खड़ा वो आदमी बोला। या फिर सच्चाई से अनजान है, अंदर बैठी लड़की बोली। हाँ ये हो सकता है, बाहर खड़ा आदमी बोला। उस लड़की को बता देना चाहिए, लैपटॉप वाली लड़की बोली। हम भी कहाँ दूध के धुले हुए हैं, हम भी तो क्रिमिनल ही है, अंदर बैठा आदमी बोला। तू एक बात बता, इंसान का सबसे बड़ा डर क्या होता है? बाहर खड़ा आदमी बोला। अलग अलग होते हैं, अंदर वाला आदमी बोला। मैं फोबिया की बात नहीं कर रहा गधे, बाहर खड़ा आदमी बोला फिर आगे कहा। सबसे बड़ा डर ये है कि आपको डराया जाए हर पल, मगर आपको इस बात का अंदाजा ही ना हो कि आपकी डराया जा रहा है। ठीक यही उसकी बीवी के साथ हो रहा है, वो आदमी बोला। हाँ मगर अब हम इस हद तक बदला लेंगे कि उसकी रूह तक कांप उठेगी, वो लड़की बोली। ये ऋषभ सिंघानिया इतनी टेढ़ी चीज है कि बातों से बयान करना मुश्किल है। साला ये तब वार करता है जब आपको ये लगता है कि आप जीत गए हो। ऐसे ही इस देश का नंबर 1 बिजनेसमैन का टाइटल लेकर नहीं बैठा, कई लोगों को घुमा कर रख दिया है इसने। साला अनप्रेडिक्टेबल इंसान है, वो आदमी बोला। उस आदमी ने आगे की तरफ ना जाते हुए पीछे के रास्ते से जाना ही सही समझा। ऋषभ के रूम में किया ऋषभ के पास बैठी थी, उसने देखा ऋषभ सो चुका था। चलो ये सो गए, अब सुबह तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बोलकर किया धीरे से उठी और बाहर जाने लगी। किया ने धीरे से दरवाजा बंद किया और आगे की तरफ जाने लगी। किया ने देखा आसपास कोई नहीं था। आगे सिक्योरिटी गार्ड बैठे थे तो उसके बाजू में 2 हवलदार भी शांति से बैठे हुए थे। पूरा फ्लोर ऋषभ की वजह से खाली किया गया था। अब क्या करूं?
बहुत भूख लगी है, किया सोचती हुई खुद से कहती है। इस किडनैपिंग की वजह से ऋषु भी भूखे रहे और मैं भी, ऊपर से एक डोकिया कर तो देखो, खाना खाना ही नहीं इनको, हॉस्पिटल खुद की है मगर 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना, हद है, बोलती हुई किया आगे चली गई। वो आगे के काउंटर पर रुकी, वहाँ नाश्ता मिलता था। वो काउंटर रिलेटिव्स के लिए था ताकि कुछ भी खाना हो तो वो वहाँ से ले सके। ये काउंटर सिर्फ रात से लेकर सुबह तक ही होता था क्योंकि कैंटीन रात के वक्त बंद रहती थी। अब भैया सुनिए, किया ने आसपास देखते हुए काउंटर वाले भाई को आवाज दी। किया को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। आसपास कोई नहीं था, ये काउंटर शायद किया के लिए ही रखा गया था, यही किया को लग रहा था। जी मैडम कहिए, काउंटर वाले भाई ने कहा। क्या काफी और कुछ मिल सकता है? किया ने पूछा। हाँ क्यों नहीं, वो लड़का बोला। उसने माथे पर डिस्पोजेबल कैप, अप्रोन और हाथ में डिस्पोजेबल ग्लव्स पहने हुए थे। उसने तुरंत ही बड़े से डिस्पोजेबल कप में गर्मा गर्म कॉफी पैक करके दी। और कुछ मैडम, वो लड़का बोला। कुछ खाने के लिए? किया हिचकिचा रही थी। सैंडविच है मैडम, गरम करके दे दूं? चीज ग्रिल्ड सैंडविच है और वेज सैंडविच है, वो लड़का बोला। जी वेज सैंडविच दे दो, किया बोली। पर गरम करके देना, ऊपर से थोड़ी चीज भी डाल देना, किया ने कहा। जी मैडम बस 2 मिनट, वो लड़का बोला। इमरजेंसी के रास्ते से वो एम्बुलेंस वाला आदमी पार्किंग से होकर अंदर के रास्ते की तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा, एक आदमी जो कि डॉक्टर था वो पीछे वाले रास्ते से ऊपर जाने लगा था। साला ये डॉक्टर इधर से ऊपर क्यों जा रहा है? वो सोच में पड़ गया और उस डॉक्टर के पीछे जाने लगा। वो डॉक्टर जल्दी जल्दी एग्जिट वाले रास्ते से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऋषभ के फ्लोर तक जा पहुंचा। यार ये तुझे दिख रहा है क्या? उस आदमी ने लड़की से पूछा। हाँ दिख रहा है, डॉक्टर है, वो लड़की बोली। तो आगे से जाना चाहिए ना, पीछे से क्यों जा रहा है? उस आदमी ने पूछा। यार मुझे नहीं पता, देख कर बताती हूँ रुक, वो लड़की बोली। फिर उसने कैमरा की फुटेज चेक करनी शुरू की। ये ऋषभ के फ्लो पर जा पहुंचा है, वो लड़की फुटेज देखती हुई बोली। पहचान नहीं पा रही, मास्क पहना हुआ है, लड़की ने कहा। हम ठीक है, मुझे बताती रहे, मैं भी ऊपर ही जा रहा हूँ, उस आदमी ने कहा। हाँ ठीक है, बोलकर वो लड़की कैमरा में देखने लगी। किया हाथ में प्लेट लिए वापस कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ी। उसने देखा कोई डॉक्टर ऋषभ के कमरे में जा रहा था। किया तुरंत ही ऋषभ के रूम की तरफ तेजी से अपने कदम बढ़ाती हुई आगे जाने लगी। रुक, उसकी बीवी भी आ रही है, लैपटॉप के आगे बैठी लड़की ने उस आदमी से कहा जो अभी ऊपर आ रहा था। लड़की की बात सुनकर वो आदमी रुक गया। डॉक्टर ऋषभ के सामने खड़ा था। वो ऋषभ के पास आया और अप्रोन खोलकर एक बड़ा सा खंजर बाहर निकाला। आज तू नहीं बचेगा, उस डॉक्टर ने खंजर हवा में ऊपर उठाया और ऋषभ के नजदीक गया। तभी किया ने आकर रूम का दरवाजा खोल दिया। सामने का नजारा देखकर किया के हाथों से प्लेट नीचे गिर गई। प्लेट गिरने की वजह से आवाज हुई और ऋषभ की आंखें खुल गई। ऋषभ देखते ही हैरानी से हड़बड़ाया, मगर तभी डॉक्टर ने खंजर सीधा ऋषभ की छाती पर मारने के लिए नीचे की तरफ धकेला। ऋषभ ने अपने दाहिने हाथ से उस खंजर की नोक को पकड़ लिया, मगर उस डॉक्टर ने पूरी ताकत से खंजर को ऋषभ की छाती में घुसाने की कोशिश की, जिसमें ऋषभ के हाथों की पकड़ से वो खंजर निकलता गया और ऋषभ का हाथ कट गया, जिस वजह से पानी की तरह खून निकलकर ऋषभ के कपड़ों पर और बेड पर गिरने लगा। अचानक ही अपनी आंखों के सामने का नजारा देख किया पूरी ताकत से चिल्लाई, ऋषभ! और फिर उस डॉक्टर के भेस में आए ऋषभ के कातिल के पास जाकर ऋषभ को बचाने की कोशिश करने लगी। चिल्लाहट से सिक्योरिटी गार्ड और हवलदार दोनों ही चौंकाना हो गए और कमरे की तरफ भागे। कुछ गड़बड़ हुई है, लड़की बोली। क्या हुआ? सीढ़ी पर खड़ा आदमी बोला। नहीं जानती, मगर सिक्योरिटी और हवलदार दोनों ऋषभ सिंघानिया के कमरे की तरफ भागे हैं। किया ने उस हथियारे का हाथ पकड़ा। ऋषभ भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। किया ने उस हथियारे डॉक्टर का मास्क निकालने की कोशिश की, तभी डॉक्टर ने किया को जोर का झटका दिया और खंजर वापस खींचा, जिस वजह से ऋषभ के हाथ पर गहरा घाव पड़ गया। ऋषु! किया चेयर पर जाकर गिरी। किया वापस उठी, उसने ऋषभ की तरफ नजर की, पूरा बेड खून से रंग चुका था।
सिक्योरिटी ने जैसे ही दरवाजा खोला कि तुरंत ही उस हथियारे ने जोर से दरवाजे को झटका दिया, जिस वजह से हवलदार और सिक्योरिटी दोनों ही फर्श पर गिर पड़े। भाग वहां से तुरंत, उस लड़की ने कहा। हुआ क्या? वो आदमी बोला। अभी कुछ मत पूछ, भाग जल्दी, वो लड़की चिल्लाई। उस आदमी को पता चल गया कि जरूर ऊपर कुछ गड़बड़ हुई है। वो तुरंत ही एग्जिट से बाहर की तरफ भागा। पकड़ो उसे, हवलदार ने बोलते हुए डंडा उठाया और लेटे लेटे ही उस आदमी के पैरों पेट मारा, जिस वजह से वो हथियारा फर्श पर ही गिर गया। हवलदार और सिक्योरिटी दोनों खड़े होने लगे, साथ में वो डॉक्टर भी। हवलदार और सिक्योरिटी दोनों उस डॉक्टर की तरफ भागे। मौका देखकर डॉक्टर ने डंडा उठाया और दरवाजा बाहर से बंद किया। फिर उस दरवाजे के हैंडल को देखकर उसने वो डंडा उस हैंडल में फंसा दिया और फिर नीचे की तरफ भागा। हवलदार ने दरवाजा खोला पर दरवाजा अटक गया था। फिर दोनों हवलदार ने मिलकर दरवाजा जोर से आगे पीछे करना शुरू किया। सिक्योरिटी ने फोन पर बात की। ठीक उसी वक्त उस लड़की ने लैपटॉप बंद कर दिया और हैकिंग स्टॉप कर दी। जल्दी कैमरे में देख, कोई डॉक्टर के भेस में पार्किंग की तरफ भागा है। उस सिक्योरिटी गार्ड ने कैमरे वाली रूम में बैठे दूसरे सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। हाँ रुक जरा, वो सिक्योरिटी गार्ड बोला। फिर सब देखना शुरू किया। तभी दोनों हवलदार दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए। फिर तीनों मिलकर नीचे की तरफ भागे। रिशु, आप ठीक तो हो ना? किया काफी ज्यादा डरी हुई थी। तभी शोर की वजह से नस भी वहां आ पहुंची। सामने का नजारा देखकर नस को कुछ समझ नहीं आया, मगर खून को रोकने के लिए उसने तुरंत ही पास आकर ऋषभ के हाथ पर गोस्पिस रखा और प्रेशर बैंडेज अप्लाई कर दिया। प्लीज आप रुकिए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ, वो नस बोली। उस नस के जाती ही किया ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। किया ने मुड़कर ऋषभ की तरफ देखा। वो हैरान थी कि ऋषभ मुंह से आवाज तक नहीं निकाल रहा था, बिल्कुल ही शांत था। ऋषु, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? किया को लगा कि ऋषभ को शॉक ना लगा हो, वो कहीं सदमे की वजह से चुप ना बैठा हो। ऋषु, किया ने फिर पास जाकर ऋषभ को आवाज लगाई। हाँ बीवी। ऋषभ अपनी सोच से बाहर आता हुआ किया को देखने लगा। किस सोच में हो? आपको डर नहीं लगा? किया ने पूछा। जब चाकू से हमला हुआ तब भी ऋषभ ने मुंह से आवाज तक नहीं निकाली थी, ना ही किसी को मदद के लिए बुलाया था। किया को यही बात परेशान किए जा रही थी। बोलो ना, इतने चुप क्यों हो? किया ऋषभ पर दबाव बनाते हुए उससे पूछती है। डर नहीं लगता बीवी, बस आदत सी है इन सब की, ऋषभ बोला। उस वक्त जब आपको गोली लगी तब आपने मुझे धक्का दिया था, आपको पता था? किया हिचकिचाती हुई बोली। अंदाजा था। सामने से कुछ आंखों में चमक रहा था, कुछ चुभा था। पता नहीं वहम था या कुछ और, शायद लकी था, ऋषभ बोला। बहुत दर्द हुआ होगा ना ऋषु? किया ऋषभ का हाथ पकड़ती हुई बोली। हाँ बस एक पल के लिए, फिर तो जान ही निकल गई थी, ऐसा लग रहा था, ऋषभ ऊपर छत की तरफ देखता हुआ बोला। मैं बहुत डर गई थी ऋषु, आपको कुछ हो जाता तो? किया की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। माशुकाना, तू तबाही होकर रो रही है, अच्छा नहीं लगता, प्लीज हैंडल विथ केयर बीवी, ऋषभ आंखें छोटी करता हुआ बोला। किया ने अपने आंसू पोंछे। पति, एक वक्त के लिए ठीक है, मगर बीवी हूं आपकी, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरी क्या हालत होती, इसका अंदाजा है आपको? किया बोली। यार तू मुर्गा सत्यानाश कर देती है, ऋषभ बोला। और आप सवा सत्यानाश, किया बोली। हाँ हाँ बोल ले, ऋषभ ने कहा। वैसे कौन है जो आपसे इतनी नफरत करता है? किया ने पूछा। अरे तुम्हें तो अपनों ने लुटा, मुझमें कहाँ दम था, तेरी कस्तई वहां डूबी जहां तेरी सोच ने दम तोड़ा था, ऋषभ बोला। क्या बकवास शायरी है, उठकर किया बाथरूम में चली गई। ओफ माशुकाना, कैसे समझाऊं तुझे, जब दास्ताने नफरत सर चढ़कर बोलती है तब अपने ही पराये बन जाते हैं। ऋषभ चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए बाथरूम की तरफ देखे जा रहा था। हाय फ्रेंड, मुझे पता है अभी सब कंफ्यूज हो, मगर ये सब थोड़ा जरूरी है, आगे जब सब राज खुलेंगे तब यही सब डिटेल्स से आप इस स्टोरी से कनेक्ट कर पाओगे। इस स्टोरी की खास बात यही है कि एक भी चीज यहाँ बिना वजह ना होती है, ना दिखाई जाती है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखिए, तभी आपको पता चलेगा, फिर बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे और पूछोगे कि विलन कौन है और ऋषभ बुरा है या नहीं। ये डार्क लव स्टोरी है, इट्स नॉट अ नॉर्मल लव स्टोरी। सबसे हटकर मैंने इसे डिजाइन किया है, काफी ज्यादा वक्त लगा है प्लॉट बिल्ड करने में।
मुझे नहीं पता आपको पसंद आएगी या नहीं आई, जस्ट ट्राई माई बेस्ट। एपिसोड छोटा है क्योंकि यही तक मुझे इसे रखना था। थोड़ा बोरिंग लगेगा बट वेट कीजिए, सब कुछ समझ आ जाएगा। एवरी डिटेल्स इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टोरी एंड इट्स प्लॉट। आगे अब किया का राज खुलेगा कुछ ही एपिसोड में, तो देखते रहिए। और राज काफी सारे हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। लव स्टोरी के साथ थ्रिलर और सस्पेंस भी है, तो एक राज को दूसरे राज के साथ मिक्स मत कर देना। काफी कुछ बता दिया है, आई होप आपके सवालों के जवाब इसमें से मिल जाएंगे। पर राज वाले जवाब तो एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। थैंक यू, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर प्लीज।